ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई। हादसे के नए वीडियो में जलते विमान के पास से सुरक्षित निकलते दिखे विश्वास कुमार रमेश। वहीं जांच के लिए बनी गृह सचिव की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक भी हो रही है। दूसरी खबर राजा मर्डर केस से जुड़ी हुई। 24 दिन बाद हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। शिलांग में ट्रैकिंग के दौरान राजा और सोनम का आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है। और तीसरी खबर हरियाणा में मॉडल के मर्डर से जुड़ी हुई। पानीपत की रहने वाली मॉडल शीतल की सोनीपत में गला रेत कर हत्या कर दी गई। नहर से शव मिला, कातिलों की तलाश जारी है। चौथी खबर इजरायल ईरान युद्ध की है। ईरान के समर्थन में इजरायल पर एटम बम दागने के दावे से पलटा पाकिस्तान। वहीं भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में जुट गई है। और चलिए अब विस्तार से खबरें देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे अहमदाबाद में 12 जून को हुए चमत्कार के एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो उसी रमेश कुमार विश्वास का है जो प्लेन क्रैश में सुरक्षित बच गए थे। उस भीषण हादसे में इकलौते बचे रमेश कुमार विश्वास के सुरक्षित बच निकलने के चमत्कार का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रमेश विश्वास कुमार आग की लपटों और काले धुएं के बीच एक और सुरक्षित बाहर आते दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि प्लेन गिर चुका था, आग लग चुकी थी, सड़क पर खड़े लोग चीख रहे थे। आग, धुएं और चीख पुकार के बीच सफेद टी शर्ट पहने रमेश हाथ में मोबाइल लिए बाहर की ओर आते दिखे। इस दौरान उन्होंने किसी से फोन पर बात करने की कोशिश भी की। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचा और उनको दूसरी ओर आने का इशारा किया। इस दौरान रमेश ने जलते प्लेन की ओर इशारा किया। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि वो भी इसी प्लेन में सवार थे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनको वहां से हटाया। इसके बाद की तस्वीरें पहले ही आ चुकी हैं, जिसमें रमेश विश्वास कुमार कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ते दिखे थे। अब रमेश कुमार के चमत्कार के बाद बात हादसे की जांच की करते हैं। जिस हादसे ने 270 लोगों की जान ले ली, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? हादसे की वजह क्या थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ये इंसानी भूल की वजह से हुआ हादसा था? इन सवालों के जवाब का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ चुकी है। हादसे के लिए अलग अलग वजहों को जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे जिससे ये हादसा हुआ। वहीं कुछ एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि यह हादसा लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराने की वजह से हुआ। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप को उठा दिया गया जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पक्षी या पक्षियों के झुंड से टकराने से यह हादसा हुआ, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने हादसे की वजह मानवीय भूल को बताया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। डीजीसीए की अगुवाई में हादसे की तफ्तीश हो रही है। इसमें ब्रिटिश एजेंसी AAIB और अमेरिकी एजेंसी NTSB और FAA भी सहयोग कर रही है। साथ ही विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की टीम भी जांच में जुटी है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट और जाने माने नेविगेशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने अहमदाबाद हादसे की वजह पर एक बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने हादसे की इकलौती वजह विमान के दोनों इंजन का फेल होना बताया। कैप्टन स्टीव ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के वीडियो का विश्लेषण करते हुए इसमें रैट यानी रैम एयर टरबाइन एक्टिवेशन की बात कही। रैट 3 परिस्थितियों में अपने आप तैनात होता है: इलेक्ट्रिकल फेलियर, हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर और ड्यूल इंजन फेलियर। इसका मुख्य उद्देश्य विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम्स जैसे रेडियो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स को चालू रखना है। जानकारी के मुताबिक रैट स्वयं कोई थर्स्ट पैदा नहीं करता जो उड़ान के लिए जरूरी है, बल्कि ये केवल एक छोटा प्रोपेलर होता है। अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए कैप्टन स्टीव ने इस हादसे के एकमात्र सर्वाइवर विश्वास के बयान का भी सहारा लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों इंजन फेल होने की वजह से ही यह हादसा हुआ। इस बीच अहमदाबाद विमान हादसे की जांच और तेज हो गई है। कई एजेंसियां इस हादसे की जांच करने में जुटी हैं। वहीं विमान हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी की राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। इस कमेटी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गुजरात सरकार, DGCA, BCCAS, भारतीय वायु सेना, खुफिया ब्यूरो,
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय फोरेंसिक विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी जिन परिस्थितियों में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ उसके हर पहलू की जांच करेगी। साथ ही कमेटी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि विमान हादसे के पीछे क्या कोई तकनीकी गलती थी, मानवीय गलती थी या फिर हादसे की वजह कुछ और थी। इसके अलावा ये कमेटी इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस की भी नए सिरे से समीक्षा करेगी। ये कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, एक तरफ जहां अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की जांच तेज हो गई है, वहीं इस बीच मामले की जांच कर रही टीम को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, जिससे इस हादसे के कारणों की पड़ताल में काफी मदद मिलेगी। जांच टीम में शामिल अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हादसे से पहले आखिरी पलों में आखिर क्या हुआ था। डीजीसीए ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अपने कब्जे में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी। इस बीच बोइंग की एक टीम अहमदाबाद पहुंची और हादसे वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए। वहीं हादसे के बाद इमारत के ऊपर फंसे विमान के मलबे को उतार लिया गया। क्रैश होने के बाद विमान का एक हिस्सा इमारत के ऊपर ही फंस गया था, जिसे क्रेन की मदद से उतारा गया। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। रविवार सुबह सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की विमान जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा तो लैंडिंग के वक्त विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। एयरपोर्ट स्टाफ की सतर्कता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। यह विमान जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंचा था। विमान संख्या SV3112 में करीब 250 हज यात्री सवार थे। प्लेन जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, उसके पहिए से चिंगारी निकलने लगी। प्लेन के पहिए के पास से धुएं के पास चिंगारी निकलती हुई दिखी। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद फायर सेफ्टी टीम की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आप वीडियो में देख सकते हैं कि विमान के पहिए से धुआं निकल रहा है। धुएं और चिंगारी का पता चलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। आनन फानन में फायर टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सऊदी अरब का ये विमान जेद्दा से रविवार सुबह 6:30 पर लखनऊ पहुंचा था। बाद में सऊदी अरब की टीम के साथ मिलकर विमान की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक विमान के पहिए के ब्रेक पैड में हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज की वजह से ऐसा हुआ। इसी वजह से पहिए से तेज धुएं के साथ चिंगारी निकलने लगी। सऊदी एयरलाइंस की टीम ने जांच के बाद ब्रेक पैड को बदला। हज यात्रियों की वापसी के दौरान सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का विमान जेद्दा से यात्रियों को लेकर लखनऊ आता है। और विमान हादसे के बाद बात पुणे में हुए पुल हादसे की करते हैं। पुल टूटने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब इंद्रायणी नदी पर बने एक पुराने पुल पर क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए थे। यह हादसा हुआ। हादसे के बाद सामने आए एक चश्मदीद ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। चश्मदीद ने बताया कि हादसा कितना भयानक था। 50 लोग था ना, पूरा 50 या 60 लोग नीचे था, 20-25 लोग ऊपर निकल के आए थे। मैं इस तरफ था, उस तरफ 20-25 गिरा था। हालांकि ये पुल जर्जर हालत में था और प्रशासन ने वहां पहले ही नोटिस लगा दिया था कि ब्रिज की हालत ठीक नहीं है और इसका इस्तेमाल न करें। पुणे के मावल इलाके में जिस प्रकार से ब्रिज दुर्घटना हुई है उसी ब्रिज पर है और यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से लिखा गया है, सूचना दी गई है कि ब्रिज की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। लेकिन लोगों ने नोटिस बोर्ड की अनदेखी की और पुल पर क्षमता से अधिक लोग इकट्ठा हो गए, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस बीच पुणे में पुल हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। हादसे के बहाने विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दुखद घटना के बावजूद ये जरूर पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगना जरूरी। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। टीएमसी ने भी इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में फ्लाइट गिर रहा है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने हादसे की वजह पुल का पुराना होना बताया। तिथं गेलेले आहे, जो ब्रिज होता लोखंडी तो फार सडलेला होता। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार नींद से जागी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी पुराने पुलों का ऑडिट करने का आदेश जारी किया। इधर तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से एक अनोखा वीडियो सामने आया जब एक पर्यटक स्थल पर बंदर 500 के नोटों की बरसात करने लगा। ये मजेदार वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब हर जगह वायरल हो रहा है। तमिलनाडु का मशहूर पर्यटक स्थल कोडाईकनाल सैलानियों से भरा हुआ था। तभी ही एक बंदर ने एक पर्यटक का बैग छीन लिया। बैग छीनकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया। बैग खोला तो उसमें खाने का तो कुछ सामान नहीं मिला, लेकिन 500 के नोट की गड्डी जरूर मिल गई।
बंदर ने पहले अपने हाथों से नोटों की गड्डी को फाड़ा और फिर नोट उड़ाने लगा। पेड़ के नीचे खड़े लोग चिल्लाते रहे, लेकिन बंदर ने पैसों की बारिश जारी रखी। इस दौरान जिसका बैग था वो और बाकी पर्यटक नीचे खड़े होकर नोट उठाते रहे। हालांकि कुछ नोट घाटी में गिर गए, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। कोलकाता के खिदरपुर मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। आग रात करीब 1 बजे लगी। धुआं सुबह 10 बजे तक निकलता दिखा। आग इतनी भयानक थी कि तेज लपटों ने पूरे बाजार पर आक्रमण कर लिया। खिदरपुर बाजार कोलकाता का बड़ा होलसेल मार्केट है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं। करोड़ों का कारोबार इस बाजार में रोजाना होता है। अनुमान है कि करीब 1300 दुकानें जलकर खाक हुई। दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। हालांकि स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, लेकिन काफी देर से। करीब 2 घंटे के बाद दमकल आया हुआ है। 2 घंटा दमकल आने के बाद में 4 दमकल आए, उसमें 3 दमकल पानी नहीं है, किसी में पानी नहीं है, किसी में पानी है। थोड़ा सा पानी मार रहा है, पानी खत्म हो जा रहा है। कोलकाता पुलिस जांच में जुटी, लेकिन अभी तक आग क्यों लगी इसका पता नहीं चला है। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की मौजूदगी में अवैध मकान गिराए गए। प्रशासन ने पहले ही नोटिस देकर घर खाली कराए। इसके बाद बुलडोजर से सैकड़ों लोगों के आशियाने को तबाह कर दिया। अवैध जमीन पर 1 मंजिल से लेकर 3 मंजिला मकान बने हुए थे। सबको धीरे धीरे जमींदोज किया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हुई इस बुलडोजर कार्रवाई में 200 से ज्यादा झुग्गियों को गिराया गया है। यहाँ पहले 2100 के करीब झुग्गियां थी। इनमें से 1600 के करीब लोगों को पक्के मकान मिले। कुछ को कोर्ट से राहत मिली और बाकी जो बचे उनके घर पर बुलडोजर चला। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी नोटिस लगा के गए हैं तोड़ने के लिए। लोगों को क्या मकान मिला है? नहीं मिला है, किसी को नहीं। आधा टूट गया, आधा बाकी है, किसी को नहीं मिल रहा है और सबको यही दिखा रहे हैं कि दे दिए हैं। करीब 45 साल से इलाके में रहने वाले अब कई लोग बेघर हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक रिश्तेदार से नाराज होकर अचानक बिजली के तारों पर लटक गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से युवक की जान बच पाई। युवक पहले छत पर चढ़ा और फिर खंबे को पकड़कर बिजली के तारों से लटक गया। वो तो किस्मत अच्छी रही कि लाइट नहीं थी, लिहाजा जान जाते जाते बची। देखते ही देखते नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी मची रही। किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बिजली विभाग से संपर्क कर इलाके की लाइट कटवाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर त्रिपाल बिछा दिया। पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद साबिर नाम के शख्स को नीचे उतार लिया। मामला रामगढ़ के कश्मीरी गेट के पास का है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में पर्यटकों की गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। इसकी वजह से पर्यटक घंटों तक गाड़ी में फंसे रहे। बाद में रेस्क्यू करके टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाले के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। पानी की रफ्तार काफी तेज है। पानी के बहाव के बीच गाड़ी नाले के किनारे पर फंस गई, जिसके बाद पर्यटक सामने की तरफ मदद की गुहार लगाने लगे। पार्क प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। बाद में बहाव कम होने पर दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पर जल भराव देखने को मिल रहा है तो कहीं बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से एक बड़ी दीवार गिर गई और यह हादसा सवर्णा लेन के पास हुआ। दीवार गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि तेज बारिश हो रही है, तभी घर के सामने के कंपाउंड की बड़ी दीवार तेजी से भरभराकर गिर गई। दीवार गिरते ही तेज आवाज हुई। बारिश का पानी भी तेज रफ्तार से अंदर आया। जिस समय दीवार गिरी उस समय बाहर लगा खंभा भी गिर गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। दीवार इतनी तेजी से गिरी कि बाहर लगे मेन गेट के 2 टुकड़े हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से स्कूल से लौट रहे बच्चे पानी में ही फंस गए। ये बच्चे स्कूल से रतौल गांव लौट रहे थे।
फिलहाल सभी बच्चों को उसी इलाके के घर में रखा गया है, लेकिन घर के आसपास भी नदी का पानी बह रहा है। इसीलिए फायर ब्रिगेड और दूसरे बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। छात्रों को बचाने के लिए मौके पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बारिश के पानी के कारण पास का एक पुल 2 भागों में बंट गया, जिसकी वजह से आसपास के करीब 5 गांवों का मुख्य मार्ग बंद हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भावनगर से सांसद नीमूबेन भामड़िया ने प्रशासन को फोन करके छात्रों तक मदद पहुंचाने को कहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी खतरा अभी टला नहीं है। मुंबई में बीती रात से जारी भारी बारिश का कहर सड़कों पर देखने को मिला। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बोरीवली से बांद्रा की ओर विले पार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड के तमाम इलाकों में गाड़ियां जाम में फंस गई। भिवंडी में रात भर हुई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। कुछ जगहों पर जलभराव भी देखने को मिला। रत्नागिरी में रात भर हुई बारिश की वजह से जिले में कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। शास्त्री नदी का जलस्तर बढ़ जाने से संगमेश्वर के रामपेट बाजार में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं कोल्हापुर में भारी बारिश से पंचगंगा नदी पर बने राजाराम बांध का स्तर बढ़ गया है। कुल 7 बांधों के टूट जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। सिक्किम में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। रोहतक नदी में एक युवक डूबने से बाल बाल बच गया। प्रशासन ने हादसों को देखते हुए लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक पानी की तेज धार में बह रहा है। दूसरा युवक रस्सियों के सहारे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बारिश के पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि युवक रस्सियों तक पहुंच नहीं पा रहा। जब स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए। एक युवक बार बार उसका हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींच रहा है। अचानक वो भी बैलेंस बिगड़ने से फिसल गया। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में काफी देर तक युवक को बचाने का सिलसिला चलता रहा। बाद में किसी तरह से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद लोगों को मानसून के दौरान पहाड़ी नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच हनीमून मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया, जिसमें राजा और सोनम रघुवंशी दिखाई दिए हैं। और दावा है कि ये वीडियो राजा रघुवंशी की हत्या से महज कुछ घंटे पहले का है। इस वीडियो को राजा रघुवंशी का आखिरी वीडियो बताया गया। डबल डेकर ब्रिज के ट्रिप के दौरान बनाए गए इस वीडियो में राजा और सोनम रघुवंशी भी दिखाई दिए। राजा और सोनम ऊपर की ओर चढ़ते हुए जा रहे हैं। सोनम ने वही सफेद शर्ट पहनी हुई थी जो बाद में राजा रघुवंशी के शव के पास मिली थी। सोनम आगे चल रही थी जबकि राजा उसके पीछे थे। शिलोंग घूमने गए एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि डबल डेकर ब्रिज की ट्रिप के दौरान जब वो वीडियो बना रहा था तो उसके फ्रेम में राजा और सोनम रघुवंशी भी कैद हो गए। पुलिस ने भी इस वीडियो को संज्ञान में लिया और छानबीन शुरू कर दी। इस बीच सोनम और राजा रघुवंशी के रोके के दिन का भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राजा केक काटकर सोनम को खिलाते दिखाई दिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार दाव पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। दावा है कि इसी हथियार से राजा पर हमला किया गया था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। जानकारी के मुताबिक इस हथियार से राजा रघुवंशी पर पहला वार आरोपी विशाल ने किया था। हमले के दौरान राजा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। हमले के दौरान ही आकाश की शर्ट पर खून के धब्बे लगे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हथियार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से खरीदा था। वहीं इस मामले में राजा के परिवार वालों ने सोनम पर अपने पिता को बचाने के लिए नरबली का आरोप लगाया। पापा को बचाने के लिए इसने कि पापा को अटैक आया है तो अरेंज मैरिज कर लो, मैं दिक्कत नहीं आएगी है। तूने पापा को बचाने के अरेंज मैरिज करके राजा को मार डाला। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। हरियाणवी मॉडल शीतल चौधरी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने शीतल चौधरी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया, लेकिन वो बार बार बयान बदलकर मामले को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है।
जांच में ये बात सामने आई है कि शीतल ने आखिरी बार बॉयफ्रेंड सुनील के साथ बात की थी। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि हत्या से पहले शीतल सुनील के साथ ही थी। सुनील पर शक इस वजह से भी गहराया क्योंकि नहर के पास से उसकी कार बरामद हुई। इसी कार में आखिरी बार दोनों को साथ देखा गया था। सुनील और शीतल दोनों ही शादीशुदा थे। शीतल का एक बेटा भी है, लेकिन पति से विवाद के चलते शीतल अलग रह रही थी। दरअसल 2 दिन पहले शीतल शूटिंग के लिए गई थी और तभी से गायब थी। शुरुआत में शव की पहचान करना भी मुश्किल था, लेकिन हाथ पर बने टैटू से शीतल की पहचान हो गई। शीतल के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। अंदेशा है कि शीतल की गला रेत कर हत्या की गई और बाद में शव को नहर में फेंक दिया गया। अब पुलिस इस बात का खुलासा करने की कोशिश कर रही है कि आखिर शीतल को किस वजह से मारा गया। केरल के त्रिशूर में पेंट की दुकान में आग लगने की वजह से वो लपटों में घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही वक्त में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। सुबह करीब 8:30 बजे पेंट की दुकान में ये आग लगी और देखते ही देखते पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। दुकान में पेंट और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके चलते आग ने कुछ ही मिनट में विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने के लिए अलग अलग फायर स्टेशन की दमकल की गाड़ियां पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आग में करीब 5 करोड़ रुपए का सामान जल गया। जनगणना को लेकर हो रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय ने जनगणना से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। 1 मार्च 2027 की मिडनाइट रेफरेंस डेट माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी। पूरी जनगणना 21 महीनों में पूरी होगी। 34 लाख गणनाकार और 1.3 लाख प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और खास बात यह है कि इस बार जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से की जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लग सकता है। महाराष्ट्र के दौंड से पुणे जा रही डेमो शटल ट्रेन में अचानक से आग लग गई। चलती ट्रेन में लगी आग से कोच में अफरा तफरी मच गई। इस आग से ट्रेन के कोच का काफी हिस्सा जल गया। घड़ी पर सुबह के 7 बज रहे थे, तभी कोच के टॉयलेट में आग लग गई। टॉयलेट के अंदर एक शख्स मौजूद था। वो दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आग से टॉयलेट का दरवाजा बंद हो गया। वो नहीं खुला। पूरे कोच में धुआं फैल गया। कोच में मौजूद यात्रियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। यात्रियों ने दरवाजा तोड़कर टॉयलेट में फंसे लोगों को बचाया। तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। राहत की बात यह रही कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से स्थिति संभल गई। देखिए, इजराइल ईरान जंग का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान ने बीती रात इजराइल के अलग अलग शहरों पर एक बार फिर से भयंकर एयर स्ट्राइक की है। ईरान के हमलों से इजराइल थर्रा उठा है और इजराइल में भयंकर तबाही मची हुई है। ईरान ने देर रात इजराइल के मध्य और उत्तरी क्षेत्र को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। ईरान की कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में आकर गिरी, जिसके बाद बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। ईरानी हमलों के बाद इजराइल के रिहायशी इलाकों में चीख पुकार और कोहराम मच गया। बिल्डिंग में आग लगने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। जो लोग ईरान के हवाई हमले में घायल हुए थे, उन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और वेस्ट बैंक में पूरी रात धमाके सुनाई देते रहे। ज्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम ने आसमान में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें बिल्डिंग्स पर गिरी, उन्होंने भयंकर तबाही मचाई। देखिए, सच बात तो यह है कि युद्ध अब और भयंकर होता जा रहा है। इजराइल की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान रखने वाले तेल अवीव की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। तेल अवीव से लगातार हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बर्बादी कितनी भयंकर हुई है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तस्वीरें तेल अवीव की है, जहां ईरान के हाईवे हमले से कई बहुमंजिला बिल्डिंगें बिल्कुल खंडहर बन चुकी हैं। तेल अवीव में बिल्डिंगों को इतना नुकसान पहुंचा है कि बिल्डिंगें अब रहने लायक नहीं बची हैं, क्योंकि कंक्रीट की दीवारें जल गई हैं, खिड़कियां टूट गई हैं और अपार्टमेंट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं।
ईरान ने हवाई हमला करके रिहायशी इलाकों में पाइपलाइन भी तबाह किए हैं। इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव में इजराइल डिफेंस फोर्स के पोस्ट पर भी रॉकेट से हमला किया है। इजराइल के बारे में कहा जाता था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि दुश्मन उसमें कभी सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को न सिर्फ भेदा बल्कि उसके शहरों में तबाही भी मचाई है। आयरन डोम के साथ कई लेयर का एयर डिफेंस होने के बावजूद इजराइल में ईरान की कुछ मिसाइलें आ गई। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। ईरान की मिलिट्री के मुताबिक आयरन डोम को भेदने के लिए उन्होंने खास युद्ध नीति अपनाई है। कुछ इस तरह से ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए जिससे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया और इजराइल की मिसाइलें ईरान के ड्रोन्स को टारगेट करने की बजाय अपनी ही मिसाइलों को गिराने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल के शहरों के अंदर घुस गए। बताया गया कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, शुक्रवार से लेकर अब तक ईरान की तरफ से 270 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। ईरान के हमले से इजराइल में 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 390 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दहशत इस कदर है कि न तो इजराइल के लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं और न ही ईरान के। पूरी रात हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बज रहे हैं और सायरन की आवाज सुनते ही लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागते दिखते हैं। तस्वीरें हम आपको तेल अवीव की दिखा रहे हैं, जहां एक बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में लोग जान बचाने के लिए छिपते दिखे। बताया जा रहा है कि तेल अवीव के चारों तरफ इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर को तैनात किया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान तेल अवीव को दहलाने में कामयाब हो पा रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल को नुकसान हो रहा है, कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में कूद सकता है। अब अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर कूदेगा या नहीं कूदेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग में हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जरूर कूद पड़ा है। पाकिस्तान का इस जंग से कोई वास्ता नहीं, लेकिन ईरान का दावा है कि पाकिस्तान ने इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। ईरान के एक सैन्य ऑफिसर के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजराइल उस पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो वो चिंता न करे। ऐसी स्थिति में इस्लामाबाद से इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान के इस वादे ने ईरान की छाती चौड़ी कर दी। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य मोहसिन रेजाई की तरफ से इस पर बयान सामने आया। पाकिस्तान گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد। पाकिस्तान जैसे खोखले मुल्क के वादे पर भरोसा करने वाला ईरान भूल गया कि उस एटमी ताकत का दम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निकल गया था। बरसों से अपने एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुनिया से कह रहे हैं, इजराइल का परमाणु कार्यक्रम गैर जिम्मेदाराना और अनियंत्रित है। विश्व को इजराइल की परमाणु शक्ति के बारे में सावधान और आशंकित रहना चाहिए, क्योंकि ये देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अनुशासन से बंधा नहीं है। पाकिस्तान की असली औकात जानने वाले देश उसके रक्षा मंत्री की तरफ से जिम्मेदारी की बात सुनकर एक पल को चौंक जरूर गए होंगे। हालांकि ईरान के सैन्य कमांडर का बयान वायरल होने के बाद पाकिस्तान ने ऐसी किसी भी धमकी से इनकार कर दिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान इतना इत्तरा क्यों रहा है? क्योंकि वो दुनिया में इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। अब तक 10 देशों ने परमाणु हथियार हासिल किए हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, भारत और पाकिस्तान का नाम इनमें शामिल है। इन सभी के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इनमें पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जो परमाणु हथियारों से लैस है। इसीलिए ईरान पर जब संकट आया तो मुस्लिम देशों का न्यूक्लियर लीडर बनने की कोशिश में पाकिस्तान भी बीच में कूद पड़ा। न्यूक्लियर हथियारों के दम पर पाकिस्तान दुनिया में मुस्लिम देशों का लीडर बनने का ख्वाब देख रहा है। इजराइल और ईरान की जंग भी इसी न्यूक्लियर हथियार पर शुरू हुई थी। ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और इजराइल ऐसा किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहता। इसीलिए उसने ईरान पर अटैक किया, जिसके बाद ये जंग शुरू हुई। देखिए, बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए और इसी मकसद से उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्स को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले के आदेश दिए थे। लेकिन जब से हमला हुआ है उस दिन से लेकर आज तक ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान भी लगातार इजराइल से हर एक हमले का इंतकाम ले रहा है। बीती रात को ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।
तो इसराइल ने भी अपने खतरनाक फाइटर जेट ईरान के लिए रवाना कर दिए। इसराइल ने भी ईरान पर दर्जनों मिसाइलें एक साथ दागी। ईरान की राजधानी तेहरान में तो हवाई हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आईडीएफ के हमले के बाद ईरान में एक के बाद एक कई धमाके हुए और फिर धुएं का गुबार उठने लगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि वली असर स्क्वायर नाम की जगह पर इसराइल ने अटैक किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यहाँ पर ईरानी सेना का मुख्यालय है, जिसे टारगेट करते हुए इसराइल ने बमबारी की है। इसके अलावा इसराइल ने ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मसद पर भी अटैक किया। यहाँ शियाओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसके आसपास इसराइल ने भीषण बमबारी की तो वहाँ आसमान में धुएं का काला गुबार फैल गया। इस हमले के बाद महिलाएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर जान बचाने के लिए भागती दिखी। देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जंग का विध्वंसक दौर भी शुरू होता जा रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप इसराइल के निशाने पर है। तो वहीं खबर है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के नए आदेश दिए हैं, जिसके बाद नए टारगेट भी तय कर दिए गए। दावा किया गया है कि ईरान के मिसाइल ठिकाने अब इसराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर उड़ाने का आदेश दिया है। इसके अलावा ईरानी सत्ता से जुड़े हुए प्रतिष्ठानों पर हमले के आदेश दिए गए। अभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई नेतन्याहू की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। दावा है कि खामेनेई की हत्या करके इसराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है। लेकिन एक खबर यहां पर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खामेनेई की हत्या करने से रोक दिया है। देखिए, पहले दिन जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब अमेरिका ने सामने आकर कहा था कि ईरान पर इसराइल की तरफ से किए गए हमलों में उसका हाथ नहीं है। लेकिन अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही दुनिया को यह बताया कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका पूरी मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब इसराइल के लोगों को संबोधित करने आए तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ भी की। नेतन्याहू ने कहा कि इस जंग में हमें ट्रंप और अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। טהרן בוערת, אבל אנחנו מכוונים לא לאזרחים, אם כי אמרנו להם להתפנות. הם מתפנים בפינוי המוני, זה קורה עכשיו. אתם לא שומעים את זה, כי האיראנים מסתירים את זה, אבל זה מה שקורה. אבל הם, לעומת זאת, הם תוקפים, מפציצים את האזרחים שלנו. בתמרה, בתל אביב, בראשון לציון, ברחובות, בכל מקום. אנחנו כמובן פועלים אחרת. बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश रची, क्योंकि ट्रंप के सख्त रवैये की वजह से ईरान ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं युद्ध शुरू हुए, लेकिन 4 दिनों के युद्ध में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर इसराइल के हमले में मारे गए, वहीं कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान भी चली गई। दावा है कि नेतन्याहू के निशाने पर अब ईरान की टॉप लीडरशिप है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ईरान के बड़े नेता अब ईरान छोड़ना चाहते हैं। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सहयोगी अली असगर ने रूस से शरण मांगी है। खामेनेई की डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं अली असगर। अली असगर ने रूस में शरण पाने के लिए क्रेमलिन के अफसरों से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ईरान सरकार के रवैये से अली असगर नाराज हैं और हमले के डर से वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ देना चाहते हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से पुष्टि की गई है कि इसराइल के हमले से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी मारे गए हैं। वहीं उनके डेप्यूटी हसन मोहाकिक की मौत की भी खबर है। दावा है कि नेतन्याहू के धमकी का डर इतना ज्यादा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने घर छोड़ दिया है और खामेनेई परिवार के साथ पूर्वी तेहरान में किसी बंकर में जा छिपे हैं। वहीं अब से कुछ ही देर पहले इजरायली सेना के सैन्य प्रवक्ता नदव शोशानी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। शोशानी ने दावा किया है कि 4 दिन की जंग में इजरायल ने अपने सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं और ईरानी शासन के ज्यादातर टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। नदव शोशानी ने दावा किया कि इजरायल का राइजिंग लॉयन ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया है। Well, I think first of all, we can look at the first 48 hours of this operation where we have pushed Iran's nuclear plan back. Before we operated, our intelligence indicated that Iran is approaching a nuclear bomb imminently. And that is something we can't accept, and we believe our operations have pushed them back.
बता दें कि इजराइल के साथ जंग में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के हमले में अब तक ईरान के 224 लोग मारे गए, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब आपको ईरान के उन टॉप कमांडर्स के बारे में भी जानकारी दे देते हैं जो इस जंग में मारे गए हैं। तो इसमें सबसे ताजा नाम है मोहम्मद बाघेरी का। बाघेरी ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे, लेकिन इजरायली अटैक में ये मारे गए। दूसरा बड़ा नाम हुसैन सलामी का। सलामी IRGC के पूर्व डेप्यूटी कमांडर रह चुके हैं, जिन्हें इजरायल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। गुलाम अली राशिद ये IRGC के जनरल थे, जिन्हें IDF ने हमला करके उनकी हत्या कर दी है। इस्माइल कानी ये कुदस फोर्स के हेड थे, जो इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अली शमकानी ये खामेनेई के सलाहकार थे, जिन्हें इजरायल ने मार गिराया। इसके अलावा मेहदी रब्बानी जो ब्रिगेडियर जनरल थे, उन्हें भी इजरायल ने मार गिराया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस हेड गुलाम रेजा मेहराबी भी मारे गए हैं इजरायल के अटैक में। और चलिए इसी के साथ ये थी आज की ABP रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।